Constitution Day every year on 26 November as it marks the day Indian Constitution was adopted by the Constitution Assembly in 1949. The preamble of the Constitution of India is a brief introductory statement that sets out the guiding purpose and principle of the document. It contains ideals that the Constitution seeks to achieve, and it gives direction and purpose to the Constitution. I would like to request all of you to please stand up for the national anthem. जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए जब जय गाथा जन गण मंगल जायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Now, I would like to request Sumit Kumar, student of GMC department first year, to recite the preamble. आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं भारत का संविधान अध्ययन करूंगा और आप सभी उसे दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज अंगीकृत अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। I welcome you all to the first ever session of National Youth Parliament in Tulaz Institute. To mark the beginning of the event, I would share a few insights and importance of National Youth Parliament. The Model Youth Parliament program lays a bridge between youth, like-minded people working for society and government by providing a common platform and foster for a healthy discussion on political reforms, parliamentary activities, policy making, education and employment. Now, I would not take much time and would like to invite you all for the formal proceeding of National Youth Parliament at EMPC Lab, Tulaz Institute. सावधान, स्पीकर महोदय पधार रहे हैं। माननीय सांसदों का इस पहली राष्ट्रीय युवा संसद में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन की कार्रवाई शुरू करें। मैं माननीय मंत्री श्री विशाल सोनी जी का इस मंत्रिमंडल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ वो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और इस देश को उज्जवल बनाने में हमारा सहयोग दें। महासचिव महोदय से आग्रह करता हूँ कि वह आकर के मंत्री महोदय का शपथ ग्रहण कराए। Honorable Minister Vishal Kumar Soniji, who stand elected from Patna constituency of Bihar State,
will now take an oath or an affirmation. Vishal Kumar Soni ji, please. Do you want to take an oath or an affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In English. I, Vishal Kumar Soni, have been elected as a member of lower house of the Youth Parliament. Do hereby swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold sovereignty and integrity of my country, and that I will faithfully discharge the duties upon which I am about to enter. प्रश्नकाल शुरू की जाए। नेता विपक्ष। सबसे पहले तो मैं माननीय सभापति महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। ऐसे तो कई मुद्दे हैं जिन्हें मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, पर सभा में समय की बाध्यता है, समय का अभाव है, तो मैं सबको समय देना चाहूँगी। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि अपनी ही बातें करते रहें, दूसरे को मौका ना दे। तो मैं विशेष मुद्दा उठाना चाहूँगी। आजकल विशेष मुद्दा है वुमेन सेफ्टी। तो मैं स्वास्थ्य एवं महिला कल्याण विभाग मंत्री से ये जानना चाहूँगी कि उन्होंने इस बजट में वुमेन सेफ्टी पे इतना कम खर्च क्यों किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आज जैसा चल रहा है दौर, उसमें वुमेन सेफ्टी पे इतनी चर्चा हो रही है, इतनी केसेस आ रहे हैं, इतनी मर्डर, इतनी रेप केसेस। मैं खुद एक महिला हूँ, प्रधानमंत्री भी महिला हैं, वो समझ सकती होंगी पीड़ा क्या गुजरती होगी महिलाओं पर। तो इन सब को देखते हुए इतनी नज़रअंदाज क्यों की जा रही है इस चीज़ को। इन सब को देखते हुए भी बजट में इसका जिक्र क्यों नहीं है, इसके ऊपर भी क्यों नहीं खर्च किया गया है, इसका जवाब चाहिए जनता को। दीक्षा जी। सबसे पहले मैं माननीय स्पीकर महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ। उसी के समक्ष विपक्ष दल वालों को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि हम अभी से नहीं बल्कि पहले से ही महिला कल्याण योजना को सम्मानित करते हैं और उनकी जो ये नीतियाँ हैं उनके कल्याण में हम कठोर हैं। उनके इस विचार पे हम उनके लिए कई कानून बनाए हैं। कई कानून कहाँ है मैडम? ऑन ग्राउंड कहाँ है? ऑन ग्राउंड रिपोर्ट तो कुछ और बयान कर दीजिए। आप बोल रहे कि हमारे समय का बाध्य है, तो पहले हमारी बात को रखने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात को कहिए। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमने महिलाओं के लिए काफ़ी कानून बनाए, जैसे दहेज प्रतिदेश अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम है, परिवार न्यायालय अधिनियम है, घरेलू हिंसा संरक्षण है। काफ़ी कानून हमने महिलाओं के लिए बनाए हैं। और जैसे कि आपने बोला कि बजट में गिरावट है, बजट में गिरावट हमारी तरफ से नहीं है। हमने अभी लखनऊ में महिलाओं और बच्चों के लिए ऐसे 6 शहरों में हमने महिलाओं के लिए 6.5 करोड़ रुपए उनको प्रदान करें उनकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षित परियोजना के तहत। उसके बाद सरकार ने हमने महिलाओं के लिए पुलिस थाने में बीट के अधिकारियों की तैनाती शुरू कर दी है, जिसमें वो अपनी शिकायतें लेके हेल्प डेस्क के पास जाके अपनी शिकायतों को कर सकती हैं। उसके बाद महिलाओं के सम्मान के लिए हमने 8 लाख नए मकान बनवाए, 6,80,000 नई नौकरियां दी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी एक महिला है, उनको पता है कि महिलाओं के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने महिलाओं के लिए काम नहीं किया है। उसके बाद हम एक ऐसी नीति लेके आ रहे हैं जो महिलाओं के लिए कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जिससे सभा की गरिमा बनाए रखे, जिससे हमारा जो देश है वो नेतृत्व की तरफ बढ़ेगा, महिलाओं को सुधार होगा, महिलाएं आगे बढ़ेंगी और महिलाओं को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। धन्यवाद। माननीय अभिषेक जी। Thank you for giving this chance, Honorable Speaker. My question is for the Ministry of Education. As you know, the new education policy was already passed in 2020. Many students migrating from this state to another state for better education. Why there is not a policy and improvement for this? There
there is no development and improvement in our education system, and the policy which are made are they implemented. माननीय राहुल जी। सबसे पहले तो मैं माननीय स्पीकर महोदय जी का मैं दिल से आभारी करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी तथ्य रखने का मौका दिया। मैं माननीय सांसद जी को ये बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार अपनी एजुकेशन सिस्टम में 2020 के सत्र से काफ़ी चेंजेस लाई। जो रूरल एरिया के जो स्कूल्स में कॉलेज में जो मॉडर्न एजुकेशन में डेवलप किया, हमने स्मार्ट बोर्ड्स लगाए। जो पहले जो चौक से लिखा जाता है उसमें स्मार्ट टीवी लगाए और इस चीज़ पे हम लोग पिछले 2 सालों से 1500 करोड़ की बजट खर्च किए। जमीनी स्तर पे ये दिख क्यों नहीं रहा है? बातें पूरी हो जाने दीजिए। आप जमीनी बातें स्तर के ही लोग हैं। विनीत जी, बातें पूरी हो जाने दीजिए सभा की। माननीय विनीत जी, आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। सबसे पहले तो मैं सभापति महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस प्रश्नकाल में मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिला। आज हमारे बीच के एक माननीय सदस्य को सड़क एवं परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मेरा सवाल बस उनके जवाब का है। इनसे पहले इस पद पे विराजमान मंत्री जी ने लाखों किलोमीटर हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए, जिसका मैं प्रशंसक हूं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स और इश्तेहार लगा के जगह जगह न्यूज़पेपर्स में इश्तेहार निकलवा के प्रचार प्रसार किया। लेकिन शायद वो ये बताना भूल गए कि टोल प्लाजा भी तो साथ साथ बनाए थे हाईवे के। सभा की कड़ी में बनाए रखे। टोल प्लाजा अगर मैं बात करूं तो मान लो किसी का घर हाईवे के नजदीक है, उसे रोजमर्रा की चीजों के लिए जरा सी दूरी जानी पड़े, फिर भी उसे टोल टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई इंसान 200 मीटर के लिए भी हाईवे यूज करे, उसे उतना ही टोल टैक्स देना पड़ता है जितना 200 किलोमीटर के लिए। तो इसका घूम फिर कर असर तो आम आदमी की जेब पे पड़ रहा है। तो कोई आम आदमी उस हाईवे का इस्तेमाल क्यों करेगा? मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्या नीति होगी इन टोल टैक्सेस को कम करने के लिए। माननीय विशाल जी, आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। माननीय स्पीकर महोदय, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने विपक्ष को बता देना चाहता हूं, उन टैक्सों से हमने रोडों को चौड़ीकरण करने का काम किया है। हर रोड में हमने लाइट लगाई है। टोल से रोडों की डेवलपमेंट हुई है, उनकी मेंटेनेंस हो रही है। जहाँ जहाँ जमीन अधिग्रहण हुई है वहाँ उस गांव में डेवलपमेंट हो रही है, उस पर पैसे खर्च हो रहे हैं। सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। और हाँ, टोल प्लाजा पर आपको एम्बुलेंस देखने को मिलेंगी। जहाँ टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस देखने को मिलेंगी, उस एम्बुलेंस से 24 घंटे हमारी जनता के लिए वो एम्बुलेंस कार्यरत रहती हैं। और अगले आने वाले 3 साल में 2000 करोड़ की लागत से पुराने टोल सिस्टम को खत्म कर नए टोल सिस्टम लाने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें टोल टैक्सों में भारी कमी आएगी। और हाँ, मैं आपको इस जानकारी से भी अवगत कर दूं कि एक फास्ट टैग एक स्कीम है जिसके थ्रू आप गाड़ी पे अपने लगाएं तो उससे कम टैक्स लगती हैं। आपको इस जानकारी से अवगत सारी बातें कागजी हैं, हम नहीं मानते। आस्था जी, नहीं है। बातें पूरी हो जाने दीजिए। आस्था जी। बेबुनियादी है आपके आरोप। धन्यवाद स्पीकर महोदय। विनीत जी, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। माननीय सभापति जी, आपने हमसे विपक्ष से हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जाना चाहा, लेकिन मैं क्या बोल सकता हूं? हम जो भी सवाल करते हैं, सरकार पक्ष में बैठे लोग उसे तोड़ मरोड़ के हमें देशद्रोही साबित करने में लग जाते हैं। वो शायद ये बात भूल जाते हैं कि जिस जनता ने उन्हें सत्ता का साम्राज्य सौंपा है, उसने हमें यह अधिकार दिया है कि हम उनकी तरफ से उनसे सवाल कर सके। हमने आपको जवाब दिए हैं इसके। आज हर सरकारी दफ्तर में रिश्वतखोरी और घूसखोरी, भ्रष्टाचार आम बात हो चुकी है और इसकी इकलौती वजह मेरे सामने बैठे ये लोग हैं। जनता जानती है इसके वजह। प्रधानमंत्री महोदय कहती है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन इस बजट में भी मुझे वैसा कुछ दिखा नहीं। खास करके आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने नहीं, उनके उद्योगपति मित्रों ने बनाया है। विपक्ष इस बजट को पूर्णतः अस्वीकार करता है और हम इसके सख्त विरोधी हैं। उम्मीद करता हूं ये सरकार आगे धर्म राजनीति से ऊपर उठ के इस देश के हित में कोई काम करेगी। बस
मैं कुछ शब्दों के साथ अपने बातों को अंत करना चाहूंगा। सरकार चाहे हमें कितना भी चुप करवाने की कोशिश कर ले, विपक्ष चुप नहीं होगा, क्योंकि जिस देश में विपक्ष मर जाता है उस देश की सरकार तानाशाह बन जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं माननीय स्पीकर महोदय का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। सबसे पहले मैं विनीत जी को ये बताना चाहूंगी कि आपको बहुत मौके दिए गए हैं पर आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई। पिछले 50 आपने क्या कर लिया मैडम, इसका सवाल है, आपने क्या कर लिया? आप काम नहीं कर पाए वो हमने 5 सालों में किया है। आप बात करते हैं वुमेन सेफ्टी की, हमने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लाया है। आप कहते हैं कि फास्टैग हम लाए हैं कि रोड नहीं होती है, 2 पहिया व्हीकल फ्री में जाती है अगर आप लोग आप एजुकेशन की बात करते हैं। ई पाठशाला हम लाए हैं, कोई भी कोर्स की बुक आपको फ्री वहाँ पे मिलेगी बिना किसी पैसे के। उसके बाद हम बच्चों के लिए मिड डे मील लाए हैं, हम उन्हें खाना भी देते हैं, एक टाइम का बिल्कुल मुफ्त, उसका पूरा खर्चा सरकार देती है। फिर आप कहते हैं कि हमारे उद्योगपति लोग करप्शन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी हम डिमोनेटाइजेशन लाए हैं, जिसमें आप ही की सरकार जो करप्ट थी उनकी ब्लैक मनी हमने ली है। सदन की गरिमा बनाए रखे। आप तो सरकार में बैठी थी, आपको डिमोनेटाइजेशन के बारे में पहले से पता था। पहले से पता था तभी तो हमने किया है ना। अब आप मेरी पूरी बात सुनिए। फिर आप कहते हैं हमने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। हम LPG सब्सिडी लाए हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान किया है, और भी आपको मैं बता देती हूँ हमने 4 योजनाएं हैं मैडम। विनीत जी, प्रधानमंत्री जी की बातें पूरी हो जाने दीजिए। आप 50 साल में कुछ नहीं आए हैं तो हमें दोबारा वोट कैसे मिल रहा है? आप खुद देखिए, हम कुछ कर रहे हैं तभी। और आप कहते हैं हम गरीबों से जुड़ते नहीं है। आप मन की बात आपने जरूर सुनी होगी मेरी, जिसमें मैं खुद पर्सनली वो बस आपकी बातें हैं, जनता की बातें कहाँ हैं? आस्था जी, विनीत जी, सभा की गरिमा बनाए रखे। विनीत जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा। जनता हमसे संतुष्ट है, और आप अगर कह रहे हैं कि जनता का फीडबैक हम ले रहे हैं, आप माय गवर्नमेंट ऐप में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे जनता का फीडबैक आ रहा है और पर्सनली हमारे मंत्री उनसे बात कर रहे हैं। हमें लोग स्मार्टफोन नहीं यूज करते मैडम। हमने स्मार्टफोन दिए हैं, कैसे यूज नहीं कर रहे? हमने टावर लगाए हैं जमीनी स्तर पे उतर के। नेता विपक्ष, बातें पूरी हो जाने दीजिए। नेता विपक्ष, सभा की गरिमा बनाए रखे। फोन मिले हैं महोदय जी, बस मैं अपनी बात यही कहना चाहूंगी। हम इस बजट का बहिष्कार करते हैं। सभा की गरिमा बनाए रखे। नेता विपक्ष, तो आपसे एक अच्छे विपक्ष होने की उम्मीद है। हमें भी सरकार से एक अच्छी सरकार बनने की उम्मीद है। ये बिल शांति बनाए रखे, सभा की गरिमा को रखे। अतः सदन की कार्यवाही समाप्त करते हुए पुनः आप सभी से निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।